जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के 40 जो प्रश्न का सेट शुरू किया है, आज उसका 11वां पार्ट है दोस्तों। तो सभी लोग फटाफट से क्लास के साथ जुड़ जाइए एंड क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, और इसको अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए जिससे कि अधिक से अधिक लोग जुड़ जाएँ। तो चलिए फटाफट सभी लोग खटाखट जुड़ जाएं तेज़ी के साथ। आज हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के जो 40 प्रश्न का आज मैं सीरीज शुरू किया हूं, उसका 11वां पार्ट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि कल्याणी अम्मा प्रसिद्ध रूप से किससे संबंधित हैं। ऑप्शन है आपका कथक, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम या फिर कथकली। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे दोस्तों। जितने लोग भी हैं जुड़ गए हैं कमेंट करते रहिए, गलत ऐसे ही कमेंट करते रहिए एंड वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। याद देखिएगा, जो कल्याणी अम्मा हैं वह किससे संबंधित हैं, तो मोहिनी अट्टम से संबंधित है। अगर हम बात करें मोहिनी अट्टम की और कौन कौन संबंधी हैं, तो आप सभी लोग याद रखिएगा श्रीदेवी, ठीक है, जो अदाकारा हैं ये भी मोहिनी अट्टम से हैं, और हेमा मालिनी, ये भी नाम याद रखिएगा, हेमा मालिनी, ये सभी किससे संबंधित हैं, तो मालिनी, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये सभी मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं। कथक की बात करें दोस्तों तो प्रेरणा, याद रखिएगा, प्रेरणा श्रीमाली हैं, जो कि श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली हो गई। इसके अलावा देखिए उमा देवी, याद रखिएगा उमा देवी, ये किससे संबंधित है, तो कथक से संबंधित हैं। मणिपुरी की बात करें दोस्तों तो याद रखिएगा सविता मेहता, सविता मेहता। इसके अलावा एक और नाम याद रखिएगा कलावती देवी, ठीक है, कलावती देवी, ये सभी क्या हैं, तो ये दोनों मणिपुर से संबंधित हैं। कथकली की बात करें दोस्तों तो गुरु कुंचा, याद रखिएगा गुरु कुंचा कुरूप, ठीक है, ये क्या है, तो कथकली नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में किस प्रकार की मृदा को स्थानीय स्तर पर रेगुर मृदा कहा जाता है। ऑप्शन है काली कपासी मिट्टी, वन मृदा, जलोढ़ मृदा या फिर लाल मृदा। चलिए फटाफट आंसर देंगे, सभी लोग कमेंट करते रहिए दोस्तों। जितने लोग भी क्लास साथ जुड़ रहे हैं सभी लोग कमेंट करते रहिए, क्लास को शेयर भी जरूर से जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कि काली कपासी मृदा को, ठीक है, जो भारत के स्थानीय मिट्टी में से काली कपासी जो है सबसे अलग दिखाई देती है, और इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, अजीलामू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है असम, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर अरुणाचल प्रदेश। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। जितने लोग भी क्लास साथ जुड़ गए हैं वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा देखिए इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, जो हमारा अजीलामू लोक नृत्य है कहाँ का लोक नृत्य है, तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की याद रखिएगा एक पोंग नृत्य है, इसके अलावा वांचो, ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, ये सभी अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। असम के नृत्य की बात की दोस्तों तो याद रखिएगा एक हमारा भोर नृत्य हो जाता है, एक हमारा ओजापली, ठीक है, ओजापली नृत्य कहाँ का है, तो असम राज्य से संबंधित हैं। त्रिपुरा के नृत्यों की बात करें तो होजगिरी, याद रखिएगा, बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछता है, होजगिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, त्रिपुरा। मणिपुर की बात करें दोस्तों तो पुंग चोलम, याद रखिएगा पुंग चोलोम, ठीक है, ये पुंग चोलोम, और एक है नूपा, ये दोनों नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो मणिपुर से संबंधित हैं। अगला देखिए, भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर के.एम. मुंशी। चलिए बताइए, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, गलत या सही दोस्तों कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं रुकना चाहिए, सभी लोग कमेंट जरूर करते रहिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा जितने भी नए लोग जुड़े हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बता दूं आपको, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं भारत की संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया था, तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 में संकल्प लक्ष्य को रखा था, और इसे सम्मति के साथ 12 जुलाई, ठीक है, 12 जनवरी होगा ना, 22 जनवरी 1947 में स्वीकार कर लिया गया था। तो ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगला देखिए, होली का त्यौहार हिंदू महीने मनाया जाता है। चलिए बताइए, सभी लोग मनाते हैं, फागुन,
माघ, श्रावण या फिर आषाढ़। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग कि जो होली का त्यौहार होता है, रंगों का त्यौहार, सभी लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, तो हिंदू महीने के किस महीने में मनाया जाता है? राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा फागुन। ठीक है, जो होली का त्यौहार होता है किस महीने में मनाया जाता है? तो फागुन महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों कुछ त्यौहार मैं आपको बताता हूँ। दीपावली, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछते हैं किस महीने में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये कार्तिक महीने में। ठीक है, कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए हमारा एक रामनवमी होता है, रामनवमी त्यौहार, ये किस महीने में मनाया जाता है? तो चैत्र मास में। याद रखिएगा चैत्र मास में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है। दशहरा, दशहरा का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा आश्विन। ठीक है, आश्विन माह में दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। और एक देखिए अभी आने वाला है रक्षाबंधन। ठीक है, रक्षाबंधन, तो ये सभी को पता होगा कब मनाया जाता है? तो सावन महीने में, ये श्रावण मास में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संगम साहित्य का संबंध प्राचीन और मध्यकालीन भारत के किस भाग से है? ऑप्शन है उत्तर भारत, पूर्वी भारत, दक्षिण भारत या फिर पूर्वोत्तर भारत। चलिए फटाफट आंसर देंगे। एंड दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बेहतरीन हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो अंत तक सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा जो संगम साहित्य है उसका संबंध है दक्षिण भारत से। ठीक है, यह दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास के लिए संगम साहित्य की उपयोगिता है। ठीक है, और इस साहित्य में उस समय के 3 राजवंशों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा? तो याद रखिएगा एक हमारा हो जाता है चोल, एक हो जाता है चेर, एक हो जाता है पांडे। इन 3 राजवंशों का जो उल्लेख है किसमें? तो संगम साहित्य में मिलता है। अगला देखिए, मांडू महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर आना चाहिए दोस्तों, सभी लोग कमेंट करते रहिए। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा जो मांडू महोत्सव है दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में एक हमारा भगोरिया, याद रखिएगा भगोरिया त्यौहार भी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। इसके अलावा लोक रंग, याद रखिएगा ये कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। पंजाब में सभी को बता दूं कि एक शहीदी मेला मनाया जाता है पंजाब में, और एक होला मोहल्ला। ठीक है, होला मोहल्ला ये त्यौहार पंजाब में मनाया जाता है। हरियाणा की बात करें तो सूरज कुंड महोत्सव बहुत ही फेमस है, बहुत बार पूछता है महोत्सव। ठीक है, महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हरियाणा में। उत्तर प्रदेश की बता दें दोस्तों तो फेमस मेला है नौचंदी, याद रखिएगा नौचंदी मेला, नौचंदी। और एक हमारा होता है बटेश्वर मेला। ठीक है, बटेश्वर मेला ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पाली उमरीगर पुरस्कार किस खेल वर्ग में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। चलिए आंसर दीजिए इसका। जो पाली उमरीगर पुरस्कार होता है किस खेल वर्ग में प्रदान किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा क्रिकेट खेल से संबंधित है जो पुरस्कार होता है पाली उमरीगर पुरस्कार। ठीक है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो क्रिकेट संबंधित है BCCI, सभी को पता है BCCI क्रिकेट का संचालन करती है, तो इसके द्वारा यह क्रिकेटरों को उसके प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और आपको बता दो दोस्तों कि ये दिग्गज, ठीक है, इस पुरस्कार को सबसे पहली बार किसे दिया गया था? तो सचिन तेंदुलकर को सबसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था 2007 में, याद रखिएगा। और आपको बता दो दोस्तों कि 2020 में यह पुरस्कार जसप्रीत बुमराह, ठीक है, जसप्रीत बुमराह को यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ओलंपिक रिंग पहली बार सार्वजनिक रूप से में प्रस्तुत किए गए हैं? बताइए, 1937, 1933, 1917 या फिर 1913। पता है ना आपको, ओलंपिक जो रिंग होता है, छल्ले ऐसे 5 होते हैं ना, यही आपको बताना है कि जो ये छल्ले हैं पहली बार कब सार्वजनिक किए गए थे। ठीक है, कब प्रस्तुत किए गए थे? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा 1913 में। ठीक है, जो रिंग होता है 5 होता है, 5 महाद्वीप का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कौन कौन से कलर का होता है? देखिए, एक नीला होता है, ठीक है, एक नीला होता है, फिर पीला एक होता है,
काला एक कलर होता है, एक हरा होता है और एक लाल रंग होता है। पांचों महाद्वीप का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। नीला किसका? तो यूरोप का, याद रखिएगा, नीला रंग यूरोप का, पीला रंग एशिया महाद्वीप का, और काला रंग किसका है? तो अफ्रीका, याद रखिएगा, अफ्रीका का काला रंग हो जाता है। और हरा रंग कहाँ का? तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हरा रंग हो जाता है। और लाल रंग कहाँ को जाता है? तो अमेरिका का, ठीक है, याद रखिएगा। ये 5 रिंग होते हैं, 5 कलर के होते हैं। पांचों महाद्वीप के कौन कौन से महाद्वीप के हैं? सभी होते हैं। अगर आपसे पूछे दोस्तों ओलंपिक में मेडल की शुरुआत कब हुई थी, जो मेडल दिया जाता है उसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1904 में मेडल देने की शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 776 ईसा पूर्व में, ठीक है, 776 ईसा पूर्व में प्राचीन ओलंपिक। और अगर बात करें दोस्तों आधुनिक जो अभी ओलंपिक होता है इसको आधुनिक ओलंपिक कहते हैं, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1896 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर आपसे पूछे कि ओलंपिक खेल का जन्मदाता कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा इनका नाम है पियरे डे, ठीक है, इनका नाम है पियरे डे, ये ओलंपिक खेल के जन्मदाता हैं। अगला देखिए, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर बेंगलुरु, जिसे हम कहते हैं नाबार्ड, ठीक है, शॉर्ट में कहते हैं नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। अगर आपको बात करें दोस्तों कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 12 जुलाई, ठीक है, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अगर आपसे पूछे इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो याद रखिएगा ठीक है, एम राम कृष्णैया, ठीक है, कृष्णैया, ठीक है, ये फर्स्ट अध्यक्ष थे इसके। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि इसमें वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष है, तो याद रखिएगा GR चिंताला, ठीक है, इसके नाबार्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सीता मिथिला के योद्धा पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन है विक्रम सेठ, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी या फिर अरविंद अडिगा। चलिए फटाफट आंसर देंगे। जो हमारी बुक है सीता मिथिला योद्धा, ठीक है, उसके पुस्तक के लेखक कौन है, तो सभी लोग आंसर करते रहिए दोस्तों, ठीक है, कमेंट करते रहिए, कमेंट नहीं रोकना चाहिए। एंड जिन्होंने भी दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, अमीश त्रिपाठी, याद रखिएगा, सीता मिथिला के योद्धा पुस्तक के लेखक है अमीश त्रिपाठी। इनकी एक और पुस्तक है, याद रखिए दोस्तों, वायुपुत्रो, ठीक है, वायुपुत्रों की शपथ, याद रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन बुक है इनकी, वायुपुत्रों की शपथ। विक्रम सेठ की बात करें दोस्तों, गोल्डन गेट, याद रखिएगा, गोल्डन गेट इनकी पुस्तक है। चेतन भगत की बहुत ही फेमस है 400 डेज, ठीक है, 400 डेज इनकी पुस्तक का नाम है। अरविंद एडिगा का याद रखिएगा द वाइट टाइगर, जिसपे एक मूवी भी बन चुके हैं, WHITE, वाइट TIGER, ठीक है, इनकी बुक का नाम है अरविंद अडिगा की द वाइट टाइगर। अगला देखिए, भारतीय संविधान में किए गए 101वें संशोधन का संबंध किससे है? ऑप्शन है कार्य का अधिकार, मौलिक अधिकार, नागरिक अधिनियम या फिर वस्तु एवं सेवा कर GST। चलिए फटाफट आंसर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, बहुत बार ये रिपीट होता है क्वेश्चन। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन किया गया था वह GST यानी वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। और कब किया गया था? तो 2016 में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा 2016 में ये संशोधन किया गया था, 101वां संविधान संशोधन। अगर हम बात करें दोस्तों GST कब लागू हुआ था, भारत में GST कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। अगर आपसे पूछे लागू करने वाला फर्स्ट राज्य, GST को लागू करने वाला फर्स्ट राज्य कौन है, तो असम, याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे लास्ट में यानी अंतिम राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा सबसे लास्ट में इसको लागू किया था GST को। और 101वां संविधान संशोधन है, सभी को पता है। अगर आपसे पूछे विश्व में किस देश ने सबसे पहले GST लागू किया था दोस्तों, तो याद रखिएगा
फ्रांस देश था जिसने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। अगर इसकी बात के ब्रांड एम्बेसडर कौन है भारत के, तो अमिताभ बच्चन, याद रखिएगा इसके जीएसटी के अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर हैं। और इसमें कितने % टैक्स लगता है दोस्तों, तो याद रखिएगा, देखिए 0%, 5%, 12%, 18% और सबसे ज़्यादा है 28%, इतना टैक्स लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे? ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, केशव बलिराम हेडगेवार, माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर या फिर विनायक दामोदर सावरकर। चलिए फटाफट आंसर देंगे। आपको बताना है 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, ठीक है, जो आरएसएस है इसकी संघ के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, केशव बलिराम हेडगेवार, जो कि आरएसएस के संस्थापक थे। अगर आप पूछे आपसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, तो याद रखिएगा नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में इनका मुख्यालय स्थित है। अगला देखें, पीली क्रांति का संबंध भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? ऑप्शन है तिलहन उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, धान उत्पादन या फिर फल उत्पादन। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। एंड जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा, तिलहन उत्पादन। जो पीली क्रांति है उसका संबंध किससे है, तो यह तिलहन उत्पादन से है। तिलहन उत्पादन में कौन से आते हैं प्रमुख फसलों में अगर बात करें दोस्तों, तो सरसों, ठीक है, सरसों हो गया हमारा, मूंगफली हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन, ये सभी क्या हैं, तो पीली क्रांति से संबंधित हैं, ठीक है। और एक हमारा सूरजमुखी, सूरजमुखी, याद रखिएगा, ये सभी क्या हैं, पीली क्रांति से संबंधित हैं। अगर हम बात करें दोस्तों भारत में पहली बार कब लॉन्च किया गया था, तो याद रखिएगा 1986 से 87 में इसको पीली क्रांति को भारत में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन है जाक्सा, रॉसकॉस्मोस, ईएसए या फिर सीएनएनएसए। चलिए बताइए फटाफट आंसर देंगे। जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है उसका नाम क्या है? सभी को आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी, ठीक है। जो रूस की एजेंसी है उसका नाम क्या है दोस्तों, तो रॉसकॉस्मोस नाम है। अगर हम बात करें जाक्सा की कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो याद रखिएगा जापान की ये स्पेस एजेंसी है। ईएसए कहाँ की है, तो याद रखिए दोस्तों यूरोप की स्पेस एजेंसी है। सीएनएनएसए यानी चीन की ये स्पेस एजेंसी है। अगर आपसे पूछे भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसरो, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी अगर इसरो की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसकी स्थापना हुआ था 1969 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यालय इसका बेंगलुरु में स्थित है, याद रखिएगा। और एक और स्पेस एजेंसी है दोस्तों, याद रखिएगा नासा, ठीक है, नासा कहाँ की है, तो अमेरिका की है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुख्यालय याद रखिएगा वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला देखिए, मानव में रक्तचाप मापने हेतु निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है डायोप्टर, स्फिग्मोमैनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर ब्लड मीटर। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर देते चलिए। जितने लोग भी क्लास साथ जुड़ गए हैं सभी लोग आंसर देते चलिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। जो मानव में रक्तचाप होता है उसको मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, या तो इसे रक्तचाप मापी भी कहते हैं, ठीक है। ये अंग्रेजी में नाम है, हिंदी में रक्तचाप मापी, ठीक है, रक्तचाप मापी इसका नाम है, याद रखिएगा। और इसका आविष्कार कब किया गया था, तो 1881 में। किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखिएगा सैमुअल और सिगफ्रीड, सैमुअल सिगफ्रीड कार्ल वॉन, ठीक है, याद रखिएगा। इनके द्वारा रक्तचाप मापी या फिर स्फिग्मोमैनोमीटर का आविष्कार किया गया था। अगला देखिए, लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? ऑप्शन है खिज्र खान, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर बहलोल लोदी। चलिए फटाफट आंसर देंगे। लोदी वंश का आपको बताना है कि अंतिम सुल्तान कौन था। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगर हम बात करें दोस्तों इसके संस्थापक,
लोधी वंश की संस्थापक कौन था दोस्तों? तो याद रखिएगा बहलोल लोधी, ठीक है, बहलोल लोधी इसका लोधी वंश का संस्थापक था। और अंतिम राजा कौन था? तो इब्राहिम लोधी। कब से कब तक था? तो याद रखिएगा 1517 से 26 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अगर हम बात करें दोस्तों आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा सिकंदर लोधी, ठीक है, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के द्वारा ही जो आगरा शहर है इसकी स्थापना 1489 से, इसका कार्यकाल था 1517 तक, इसने सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। अगला देखें, भारत का कौन सा क्षेत्र अपने सोंडोल नृत्य नामक लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है उत्तराखंड, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक। चलिए फटाफट आंसर देंगे सभी लोग। जो सोंडोल नृत्य है दोस्तों वो किस राज्य का लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी। जो सोंडोल नृत्य है दोस्तों वो लद्दाख का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर हम बात करें दोस्तों उत्तराखंड की तो पांडव नृत्य, पांडव नृत्य याद रखिएगा यहाँ का फेमस नृत्य है। अगर हम बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की तो याद रखिएगा अजीलामू, ठीक है, अजीलामू कहाँ का? तो अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है। कर्नाटक की बता दूं दोस्तों नागा मंडल, कर्नाटक का नागा मंडल याद रखिएगा, यहाँ का बहुत ही फेमस नृत्य है। एक याद रखिएगा यक्षगान, ठीक है, बहुत बार नाम इसका पूछता है, तो ये कर्नाटक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी में कर के रूप में लिया गया भू राजस्व का प्रतिशत कितना था? ऑप्शन है 9 से 10%, 25 से 30%, 1 से 2% या फिर 40 से 50%। फटाफट आंसर देंगे तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। जो मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी जो कर था वो 9 से 10% लिया जाता था। अगला क्वेश्चन देखें, खाली स्थान दिया हुआ है में अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में भेजा गया उड्स का घोषणा पत्र, उड्स डिस्पैच किस क्षेत्र से संबंधित था? ऑप्शन है भारत के राजनीतिक मामले, भारत में रेलवे का विकास, भारत में औद्योगिक वृद्धि या फिर भारतीय शिक्षा। चलिए बताइए किससे संबंधित था? जो उड्स का घोषणा पत्र था उड डिस्पैच वो किस क्षेत्र से संबंधित था आपको ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा भारतीय शिक्षा, ठीक है, जो उड डिस्पैच था वो भारतीय शिक्षा से संबंधित था। और ये जो कमीशन आयोग आया था अंग्रेजी सीखने और महिला शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से लाया गया था। और इसे कब लाया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा 1854 में इसे किसके द्वारा? तो सर चार्ल्स, ठीक है, सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में इसको गठित किया गया था। और इसके तहत जो क्या होने वाला था? तो इसके तहत निजी स्कूलों को सहायता में अनुदान किया जाना था। अगला देखिए, 1923 में किसके द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी? चलिए बताइए। अब्दुल गफ्फार खान और विट्ठल भाई पटेल, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू, सचिन सान्याल और जोगेश चटर्जी, मोतीलाल नेहरू और CR दास। चलिए बताइए सभी लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर देंगे। जो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1913 में इसकी स्थापना 1923 में, ठीक है, 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। ये क्या थे? तो ये दोनों पार्टी के सचिव थे। और बता दें दोस्तों जो अरुणा आसफ अली थी वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को प्रकार की निधियां प्रदान करता है? 6, 3, 5 या फिर 2? चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। बहुत से लोग कमेंट नहीं करते हैं दोस्तों, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट किया करिए, गलत या सही करेंगे तभी आपको जो डाउट रहेगा वो आउट होगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर CB याद रखिएगा। जो भारतीय संविधान है केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करने की शक्ति देता है। कौन कौन सी? तो एक है देखिए भारत सरकार की संचित निधि, ठीक है, संचित निधि, और भारत सरकार की आकस्मिक निधि, और एक होता है दोस्तों हमारा भारत सरकार के लोक लेखा भारतीय संविधान के, ठीक है, ये 3 हैं जो कि केंद्र सरकार को 3 प्रकार के संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा देता है। और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा 266 में इसको सूचीबद्ध किया गया है। अगला देखें,
1774 के चार्टर के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, शिमला या फिर मद्रास। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर देंगे। 1774 के चार्टर के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, कलकत्ता में। ठीक है, जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 के प्रावधानों के तहत ही कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी। और सर लीजे, ठीक है, याद रखिएगा, सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे यहाँ के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन देखें, शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है अग्निमित्र, पुष्यमित्र, भागभद्र या फिर देवभूति। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे। शुंग राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, पुष्यमित्र। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और आपको बता दें दोस्तों कि जो पुष्यमित्र शुंग था अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ का सेनापति था। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन था? तो ये अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र। अगला क्वेश्चन देखें, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जो 12 अक्टूबर को स्थापित किया गया। ऑप्शन है 1996, 2002, 1999 या फिर 1993। चलिए बताइए, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसे हम कहते हैं NHRC, ठीक है, बताइए कब इसको स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा, NHRC। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। अगर हम बात करें NHRC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स, राइट्स कमीशंस। ठीक है, कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसकी फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना किस एक्ट के द्वारा की गई थी? आर्टिकल के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा, PHRA एक्ट है। क्या नाम है इसका? तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर आपसे पूछे दोस्तों इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा इसमें एक अध्यक्ष होता है। ठीक है, एक अध्यक्ष होते हैं और 5 पूर्णकालीन अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक सदस्य इसमें होते हैं, एक अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। इसके पहले अध्यक्ष अगर आपसे पूछे फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे दोस्तों इसके, तो याद रखिएगा रंगनाथ मिश्रा इसके फर्स्ट अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे वर्तमान में कौन इसके अध्यक्ष हैं, तो याद रखिएगा अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है, वर्तमान में इसके NHRC के अध्यक्ष हैं। अगला देखिए, शिवाजी के शासनकाल में कौन सा कर वसूल किया जाता था? ऑप्शन है जकात, सरदेशमुखी, दहसाला या फिर बाला। चलिए, अभी ये क्वेश्चन हुआ है, आगे रिपीट हो गया है क्वेश्चन, बस घुमा के दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो राइट आंसर देखिए जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, जो शिवाजी के शासनकाल में सरदेशमुखी। ठीक है, सरदेशमुखी, इसे और रूप में देखिए भूमि कर था ये, और चौथ एवं सरदेशमुखी का प्रचलन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किसके लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यों में पंचायत और नगर पालिका, उपराष्ट्रपति या फिर उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, चुनाव आयोग जो है इनमें से किसके लिए चुनाव आयोजित नहीं करता है? और सभी लोग, जितने लोग भी क्लास साथ जुड़े हैं दोस्तों, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा। एंड जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, जो चुनाव आयोग है राज्यों में पंचायत और नगर पालिका के चुनाव नहीं कराता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों चुनाव आयोग की, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो याद रखिएगा 25 जनवरी
1950, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। इसीलिए 25 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो याद रखिएगा मतदाता दिवस, ठीक है। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है अगर आपसे पूछे तो बताइएगा 25 जनवरी। इसमें देखिए कुल 3 सदस्य होते हैं। 3 में कौन कौन, तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, एक आयुक्त होते हैं, और क्या होते हैं, दो अन्य आयुक्त होते हैं। 3 लोग होते हैं इसमें, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। और इसके अलावा दोस्तों देखिए अगर इनके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का होता है 65 वर्ष या फिर 6 साल, ठीक है, 6 साल। इन दोनों में से जो पहले होगा वो हो जाएगा। और 2 अन्य जो होते हैं इनका कार्यकाल होता है दोस्तों 62 वर्ष या फिर 6 वर्ष। दोनों में से जो पहले होगा इनका कार्यकाल होगा। अगर आपसे पूछे किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है तो याद रखिएगा 324 के अंतर्गत ये आता है। अगर आपसे पूछे वर्तमान में कौन मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो राजीव कुमार, याद रखिएगा राजीव कुमार इसमें वर्तमान में इसके मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगर आपसे पूछे फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो याद रखिएगा बहुत बार पूछता है सुकुमार सेन, ठीक है, याद रखिएगा सुकुमार सेन फर्स्ट मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगर आपसे पूछे एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी दोस्तों, तो याद रखिएगा रमा देवी, ठीक है, एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर आपसे पूछे इसका जो हमारा चुनाव आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली, याद रखिएगा नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी। ऑप्शन है सर ह्यू रोज, सर कॉलिन कैंपबेल, A.O. ह्यूम या फिर जनरल डायर। और आपको बता दूं दोस्तों हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है जिस पे आप मैसेज करके हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 73 076 48 748। इस नंबर पे आप मैसेज करके हमारे दिल्ली पुलिस जो हमारा ग्रुप है दोस्तों उससे आप सिंपली जुड़ सकते हैं, जिससे आपको क्लास के नोटिफिकेशन से संबंधित और भी कोई भी एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होंगे इस ग्रुप के माध्यम से दी जाएगी। तो आप सभी लोग मैसेज करके इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी सर ह्यू रोज के द्वारा की गई थी। अगला देखिए, कौन सा देश एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। ऑप्शन है चिली, चीन, रूस या फिर स्पेन। चलिए बताइए, सभी लोग का आंसर आना चाहिए। कमेंट करते रहिए दोस्तों, जितने लोग भी हैं कमेंट करते रहिए एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अभी तक जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, जो कि एक पार्टी प्रणाली का अनुसरण कर रही है। कौन सी पार्टी है, तो याद रखिएगा कम्युनिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी है, यहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, चीन की एकमात्र पार्टी है। अगर आपसे पूछे कि भारत में किस प्रकार की पार्टी है, तो बहुदलीय, याद रखिएगा बहुदलीय प्रणाली, ठीक है, बहुदलीय प्रणाली भारत में है। अगर आपसे पूछे कि मान लीजिए यूके एंड यूएसए में कौन सी प्रणाली चलती है, तो द्विदलीय, याद रखिएगा द्विदलीय प्रणाली यूके एंड यूएसए में चलती है और भारत में बहुदलीय प्रणाली। और चीन में क्या है, तो चीन में चलती है एक पार्टी, ठीक है, एक पार्टी प्रणाली। पार्टी कौन सी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी। अगला देखिए, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेव शब्द का प्रयोग हेतु किया जाता था। बताइए, भूमि के उपहार, कर के प्रकार, स्कूल के प्रकार या फिर व्यापारिक संघ। चलिए फटाफट आंसर देंगे। जो ब्रह्मदेव शब्द था उसका प्रयोग मध्यकालीन में किसके लिए किया जाता था, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा भूमि के उपहार में। अगला क्वेश्चन देखें, देवप्रयाग में भागीरथी से निकलती हैं। ऑप्शन है घाघरा, मेघना, गंडक या फिर अलकनंदा। कल मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है, सभी को आंसर बताया था। देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती हैं, तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है, अलकनंदा। आप सभी को मैंने 5 बताए थे, पूरे 5 प्रयाग हैं। आज मैं फिर बता देता हूँ। देखिए एक हमारा कौन सा हो जाता है, एक मिनट, एक हमारा हो जाता है देखिए विष्णु प्रयाग, ठीक है, 5 है टोटल, याद रखिएगा विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग के अलावा रुद्र प्रयाग, एक हमारा हो जाता है देव प्रयाग, ठीक है। कौन कौन सी नदियाँ कौन मिलती हैं, तो देखिए अलकनंदा
विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा। ठीक है, याद रखिएगा अलकनंदा और धौली गंगा कहाँ मिलती हैं, तो विष्णुप्रयाग में। नंदप्रयाग में याद रखिएगा अलकनंदा एंड मंदाकिनी। ठीक है, मंदाकिनी कहाँ मिलती हैं, तो नंदप्रयाग में। कर्णप्रयाग में याद रखिएगा अलकनंदा एंड पिंडर गंगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछे रुद्रप्रयाग में किसका है, तो याद रखिएगा मंदाकिनी एंड अलकनंदा इसका मिलन होता है। और देवप्रयाग में किसका होता है, क्वेश्चन में ये है भागीरथी एंड अलकनंदा। ठीक है, तो याद रखिएगा 5 प्रयाग हैं, 5 से आपको क्वेश्चन डेली बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मदिकेरी पर्वतीय स्थल किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक या फिर तेलंगाना। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट। जो मदिकेरी पर्वतीय स्थल है दोस्तों किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा जो मदिकेरी है कर्नाटक। ठीक है, भारत के कर्नाटक राज्य के गोडकू जिले में स्थित एक नगर है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। ऑप्शन है बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर केरल। चलिए बताइए, फटाफट आंसर देंगे। किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है। अगर आपसे पूछे दूसरे स्थान पे कौन है, तो अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश वनों के मामले में दूसरे स्थान पर है। अगर तीसरे स्थान पर बात करें तो छत्तीसगढ़ याद रखिएगा छत्तीसगढ़ वनों के मामले में तीसरे स्थान पर स्थित है। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा भोपाल में। ठीक है, भोपाल में मध्य प्रदेश की राजधानी है। और मध्य प्रदेश को आप सभी को बता दूं दोस्तों कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट किसे जाना जाता है, टाइगर स्टेट के नाम से। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर जो हमारा सबसे बड़ी हीरे की खान है पन्ना, ठीक है, हीरे की खान पन्ना है ना, वो यहीं मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखें, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी या फिर सत्रिया। चलिए बताइए, मंडूक जो शब्दम है दोस्तों किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है। राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा कुचिपुड़ी। ठीक है, मंडूक जो शब्दम है किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है, तो कुचिपुड़ी का एक मूल तत्व है। अगला देखिए, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित तटीय रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है, बताइए। 7,800, 9,328, 9,658, 7,516। चलिए बताइए, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप को लेकर जो तटीय रेखा है कुल कितनी लंबाई कितनी है भारत की। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा 7,516 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर आपसे पूछे सबसे लंबा तट वाला राज्य कौन सा है दोस्तों, तो गुजरात याद रखिएगा। और सबसे छोटा तट वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा गोवा राज्य सबसे छोटा है और गुजरात सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य है। अगला देखिए, अंगूर में प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दीजिए दोस्तों। एंड जिन्होंने भी दोस्तों लाइक नहीं किया दोस्तों ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो राइट आंसर देखिए इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा टार्टरिक अम्ल जो अंगूर में प्रमुखता से पाया जाने वाला जो है अम्ल है कौन सा है, तो टार्टरिक अम्ल है। टार्टरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C4H6O6। ठीक है, एक कार्बनिक अम्ल है जो कि अंगूर में पाया जाता है। इसके अलावा अंगूर के अलावा इमली में भी याद रखिएगा, इमली में भी टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है, बताइए। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा या फिर गुजरात। चलिए फटाफट आंसर देंगे। जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में स्थित नहीं है। तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा पंजाब। ठीक है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है किस कास्ट राज्य में स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा यह दिल्ली से शुरू होती है। ठीक है, दिल्ली से शुरू होती है और यह
हरियाणा, राजस्थान से गुजरती है और जाके गुजरात में क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो याद रखिएगा 4 स्टेट से दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये 4 स्टेट में ये पड़ती है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें दोस्तों कि कितना लंबा है जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो 692 किलोमीटर, याद रखिएगा 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी, अगर आपसे पूछे अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, तो याद रखिएगा गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और कहाँ पे पड़ता है, तो राजस्थान राज्य में ये पड़ता है गुरु शिखर। और अरावली पर्वत से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो याद रखिएगा लूनी नदी, लूनी एंड साबरमती जो आगे जल जाती हैं, ये सभी नदियों का उद्गम अरावली पर्वत श्रृंखला से होता है। अगला देखिए, काली मिट्टी उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है, जूट, गेहूं, चावल या फिर कपास। चलिए बताइए, इनमें से किसको उगाने के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी होती है, सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है? तो राइट आंसर देखिए हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा कपास। ठीक है, आपको बता दें जो काली मिट्टी होती है काले रंग की होती है और कपास के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना स्टॉक बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, देना बैंक, केनरा बैंक या फिर इलाहाबाद बैंक? चलिए बताइए, भारत का सबसे पुराना स्टॉक बैंक कौन सा है, 1865 में स्थापित हुआ था? तो राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक जो कि भारत का 1865 में स्थापित हुआ था, भारत का सबसे पुराना स्टॉक है। अब इसका विलय कर दिया गया है किस बैंक में दोस्तों, तो याद रखिएगा, देखिए इसका विलय कर दिया गया है हमारा इंडियन बैंक में। याद रखिएगा इंडियन बैंक में इसका विलय 2021 में कर दिया गया था, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया था। अगर आपसे पूछे दोस्तों एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, तो याद रखिएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम कहते हैं BSE। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, तो 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। और एक स्टॉक एक्सचेंज और है NSE। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1992 इसकी स्थापना हुई थी और इसका फुल फॉर्म कहता होता है तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है बेब्रोन हिमाचल प्रदेश, ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल, बाराबती उड़ीसा या फिर मोटेरा गुजरात। चलिए बताइए कौन सा इनमें से आपको बताना है कि गलत है। क्रिकेट स्टेडियम है और उससे संबंधित राज्य दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा इनमें से गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा बेब्रोन, जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, याद रखिएगा महाराष्ट्र में स्थित है बेब्रोन स्टेडियम। इसके अलावा ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल में है, बाराबती उड़ीसा में है और मोटेरा कहाँ है, तो गुजरात में है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर नए होंगे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों थैंक यू सभी का क्लास को ज्वाइन करने के लिए, एंड जिन्होंने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।